अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम अली मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस जोश और जज्बे के साथ इस दफ़ा पूरी कौम ने 14 अगस्त मनाई है, ये अपनी जगह एक अलग मिसाल है। मैं हैरान हूँ कि इस दफ़ा जो बच्चों ने मुंह के साथ बाजे में से पी पी निकाली, उसमें भी जज्बा नजर आ रहा था। बल्कि मैं नौजवान नस्ल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस दफा उन्होंने जितनी पां की है, आप यकीन माने कि मुझे चांद पे जो रिहाइश पसीर हैं अम्मा जी, जो चरखा काटने का कारोबार करती हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि मियाँ साहब खुदा के लिए ये बच्चों की पां बंद कराएं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं दिल ही दिल में ये सोच के खुश हुआ और अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा किया कि अगर चांद पे अम्मा जी तक हमारी पां पहुंची है तो मोदी तक क्यों नहीं पहुंची होगी। मुझे यकीन है कि हमारी 14 अगस्त की पां सुन के मोदी की बां निकल गई होगी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस यौम आज़ादी ने ये साबित किया है कि हम मुत्तहिद कौम हैं। और इसीलिए मैंने तमाम सियासी जमातों को मिसाके पाकिस्तान की दावत दी है। वाह जी वाह। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, सियासत, तनकीद, एहतजाज, ये आप सबका हक है, मगर गाली और बगावत की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखें, हमें 78 साल हो गए हैं एक कौम बने हुए, हमारा पाकिस्तान बने हुए 78 साल हो गए हैं। और आज भी मुझे कहना पड़ रहा है कि गाली नहीं दें। देखें, ये तो बचपन में कहा जाता था कि बेटा गाली मत दो वरना मैं तुम्हारे जुबान पे कोयला रख दूंगी। अब 78 साल बाद भी हमें वो बचपन वाली बात ही करनी पड़ रही है। और फिर मैं वजीर आजम हूँ, मैंने मुल्क और कौम को तरक्की की राह पे गामजन करना है। अब मैं ये इतना अहम काम छोड़ के कहाँ जुबानों पे रखने के लिए कोयले पकाता फिरूं। इसलिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हम जाती मफादात को छोड़ें, ये गाली गलोच छोड़ें और मुल्क के लिए एक सोच अपनाएं। मियाँ साहब ताड़ी मेहरबानी इस मिसाक चों वापडा कढ़ दिओ, क्योंकि जो बिल आउंदा ना ते अज दी तुसीं पाबंदी लाउंदे हो, ये आपे मुंह चों निकल जाती। लेकिन आप ये भी तो देखें कि हमने पिछली हुकूमत की नालायकियों पर किस हद तक काबू पा लिया है और हम मजीद इस्लाहात करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बस हमें यहाँ अपने मुल्क के, अपनी कौम के वसी तर मुफाद के लिए अपने जज्बात को वैसे ही दबाना है जैसे आम चूसने से पहले हम उसे हर तरफ से पोला दबाते हैं।
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ प्रैक्टिकल करके समझ जाना सी। यही वो जाती मफाद है जिस पर हमने कंट्रोल करना है। मैं ये चाहता हूं कि हम इतने मजबूत हो जाएं कि हम पेटियां मांगने की बजाय पेटियां बांटने वाले बन जाएं। आप देखें कि इसीलिए हमारी हुकूमत पर कारोबारी बरादरी का एतमाद कितना बढ़ गया है। मियां साहब ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गैलप सर्वे से पता चला है कि कारोबारी तबके का मईशत पर 6% एतमाद बढ़कर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। वाह। अली मुमताज साहब ये बात गोगा जी को भी समझाए ना, जो हमारी हुकूमत की कारकर्दगी देखने की बजाय आमों की पेटी पर नजर रख के बैठे हुए हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। गौरी साहब मैंने आम को ऐसे पोला किया है, तुसी ते अंब वजान लग पे हो। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੰਬ ਤੇ ਵਾਜਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ करना है। गौरी साहब हम चाहते हैं कि मईशत ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत पहले कह दिया था, जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। और अगर हमारी जेब खाली ही रही तो दुनिया वालों की भी यही राय रहेगी कि पल्ले पा ना आटा ते गांधी दा संग पाटा। तो मियां साहब फिर दाने पूरे करने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? अली साहब हम अल्लाह के फजल से सी पैक 2 के लिए चीन के साथ राब्ते में हैं। हमारा और अमेरिका का इस वक्त जो ताल्लुक है वो आइडियल है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि इस वक्त हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात इतने आइडियल हैं कि अमेरिका का सदर ट्रंप हमारे हिस्से के ताने भी खुद मोदी को दे रहा है। और जब भी सदर ट्रंप ये कहता है कि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई थी, तो मोदी बेचारा अपने इर्द गिर्द नोचने के लिए खंबा ढूंढना शुरू कर देता है। आपके कहने का मतलब ये है मियां साहब कि मोदी खसियानी बिल्ली है। और क्या थैला साहब, बल्कि आप देखें कि सदर ट्रंप तो हर बयान में मोदी के जख्मों पे इस तरह नमक छिड़कते हैं जैसे आजकल के मौसम में हम लोग अमरूदों पे हल्का हल्का नमक छिड़कते हैं। मियां साहब फल वाली मसाला फल सामने रख के समझाया करो। गोगा जी आपके लिए फल की सिर्फ एक ही मिसाल है कि सब्र का फल मीठा होता है। हद हो गई है, मैं कारकर्दगी बता रहा हूं, आप फलों वाली दुकान में फंसे हुए हैं। तो अली मुमताज साहब आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी शहबाज स्पीड पर यकीन रखें। आप ये देखें कि चाइना वालों ने जो तेज तरीन ट्रेन चलाई है, उन्होंने उस ट्रेन की स्पीड भी शहबाज स्पीड से मुतासिर होकर बनाई है। बल्कि आज आपको एक पुरानी बात याद कराता हूं, ये जो शुएब अख्तर की गेंद की स्पीड आज तक कोई भी बीट नहीं कर सका, उसने भी शुएब ने भी शहबाज स्पीड को देख के तो गेंद की स्पीड अपनी बनाई थी। लेकिन मियां साहब, बिलावल भुट्टो साहब का तो कहना है कि पंजाब में आप शहबाज स्पीड बन जाते हैं और जब बात कराची की आती है तो शहबाज स्लो। देखें अली मुमताज साहब, मैंने भी सुना है ये बिलावल भुट्टो साहब का बयान, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी अल्लाह के फजल से वही शहबाज स्पीड ही रहती है। लेकिन क्या करें कि कराची में स्पीड ब्रेकर ही बहुत हैं। ये इत्तेहादी हुकूमत की एक यही प्रॉब्लम होती है
कि जगह जगह स्पीड ब्रेकर सामने आ जाते हैं हाय और मैं स्पीड कहाँ से पकड़ूं? इनकी जो पॉलिसियों वाली गाड़ी है उसमें स्पीड वाला पैडल है ही नहीं, उसकी जगह भी ब्रेक लगी हुई है। हाय चलें, हाथ ना आए तू कौड़ा। आप वहां पे कुछ कर नहीं पा रही हैं तो उनकी पॉलिसियों पर आपको एतराज है? अली मुमताज साहब, यकीन माने मैं दिलो जान से कराची में कुछ करना चाहता हूं, मगर इनकी पॉलिसी उन बच्चों वाली है जो मेहमानों के जाते ही प्लेटों पे झपट पड़ते हैं। बहरहाल मियां साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब का तो ये कहना है कि शहबाज स्पीड का तो हमें नहीं पता, लेकिन बिलावल स्पीड को सबने देख लिया है। वाह इसमें कोई शक नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब अनथक मेहनत कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। और उनकी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। जी भाई सबसे पहले तो आप ये देखें कि इतने थोड़े वक्त में इतना ज्यादा वजन कम कर लेना ये कोई छोटी बात है। बहरहाल मियां साहब, मेहनत तो वो लोग भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी तब्दीली की अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जा रहा है और सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी जा रहे हैं। देखें, यहाँ मुझे फिर शेक्सपियर की वो अंग्रेजी कहावत याद आ गई। और वो क्या उसने कहा था कि वेली रन परौने जोगी। तो हमारे मुखालफीन के पास चूंकि अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा, वो कोई बात कर नहीं सकते, तो वो अब इस तरह की अफवाहों को लेके तो मार्केट में फिर रहे हैं। हाय मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें अपनी हुकूमत पे पूरा एतमाद है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की क्वालिटीज और उनके असर रसूख पे कोई शक नहीं है, मगर मैं अभी यहाँ आने से पहले भी जरदारी साहब की कुर्सी भी मैंने ठोक बजा के देखी है। वो बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से नहीं हिली हुई। और वैसे भी आप जानते हैं कि जरदारी साहब में तो ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो कुर्सी की एक टांग ना भी हो तो उसे गिरने नहीं देते। इस वक्त तो उनकी कुर्सी माशाल्लाह चारों टांगों पे खड़ी है। और मैं भी रोजाना अपनी कुर्सी चेक करता रहता हूँ, उसे ना दीमक लगी हुई है और ना उसमें से कोई कील निकला हुआ है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ हमारे मुखालफीन की हसरत है। अच्छा, और उनकी हसरत के लिए मैं ये कहूँगा कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। हाय हाय। मियां साहब, ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स देने हैं। इनमें इराक, सूडान, श्रीलंका, बांग्लादेश और गिनी बिसाऊ शामिल हैं। जी हाँ, आप यहीं से अंदाजा लगाएं अली मुमताज साहब कि पाकिस्तान कितना खुशहाल हो चुका है। इतने सारे ममालिक ने हमसे कर्जा लिया हुआ है, हमारे पैसे देने हैं। एक मुल्क ने तो ये कह के हमसे पैसे ले लिए कि 20 मुल्क आपस में कमेटी डाल रहे हैं, आप भी डाल लें। हमने कमेटी डाल ली और जब हमारी कमेटी निकलने की बारी आई तो उन्होंने कह दिया जी कि वो माई कमेटियां वाली दौड़ गई है। एक मुल्क ने ये कह के उधारे पैसे ले लिए कि पाए देना थोड़े जे पैसे मेरे को टूटे नहीं है गए। और एक मुल्क ने तो बगैर कुछ कहे हाथों के इशारों से ही सलाम ही इतना किया कि हम उसे देने पे मजबूर हो गए। यह सब खिलाड़ी भी आपसे बहुत खुश हैं और उसकी वजह यह है कि जो भी आपने ऐलान किया है खिलाड़ियों की इनामी रकम बढ़ाने का, जिसके मुताबिक जो भी कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आएगा उसको अब 3 करोड़ मिलेंगे। इस पर सब बहुत खुश हैं। वाह जी हाँ, पहले सिर्फ 1 करोड़ मिलता था, मगर ये अरशद नदीम जब आया है और उसके गांव में इर्द गिर्द लोग जो इकट्ठे हुए हैं तो मैं बड़ा परेशान हो गया।
मैंने कहा यार 1 करोड़ ते दा चाह पानी ते लग जाना है। तो इतना बड़ा कारनामा इसने किया है, तो इसलिए मैंने वो रकम 1 की बजाय अब 3 करोड़ कर दी है। मियां साहब महल्ले दे विच भी टूर्नामेंट जितन दे उत्ते इनाम अनाउंस करो। रख देता हूँ गोगा जी, मगर आपने मोहल्ले में भी हार जाना है, क्योंकि आप वो खिलाड़ी हैं अगर अकेले भी दौड़े तो 5वें नंबर पे आते हैं। बाद जो चैनलों ਨੂੰ इंटरव्यू दे रहा ਹੁੰਦਾ है, जे मेरी नाड़ ते नाड़ ना चाहती तो मैं पहले 3 नंबरां च आ जाना। भाई दौड़न ही कला डे हैं तो पहले 3 नंबर केड़े। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗਾ 올림픽 ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 올림픽 ਚ ਉਹ ਗੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ, ਕਾਂ ਉੱਡਾ, ਮੱਝ ਉੱਡੀ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दस सही तू रहना किथे, तू मैनू अज पता दे के जाना तू रहना किथे, तेनू मैं आके तेरे महल्ले च मारना। नाज़रीन, पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, आपने ये तो अक्सर मुय्यरा देखा होगा कि ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और किसी बच्चे का बीच में से कौड़ा अब्बा आ गया है और उसने मैच में घुस के ही अपने बच्चे को ग्राउंड के अंदर ही फैंटी लगानी शुरू कर दी कि तेन दही लैन भेजी है, तू इतने बॉलिंग करानी है। या ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चे खेल रहे हैं और कोई महल्ले का गुस्से वाला बाबा आके तो डांग पकड़ के सबको दुड़की लगा देता है। हाँ जी। मगर जो आज मैं आपको खबर सुनाने लगा हूं, ये आपने, मैं दावे से कहता हूं, पहले नहीं कभी सुनी हो। अच्छा। हाँ जी, आइस हॉकी। आई नो अजीजी, ये आइस हॉकी कनाडा की कौमी गेम है। गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू माय डियर। खबर यह है कि आइस हॉकी मैच में पेनल्टी ना देने पर खिलाड़ी की मां मैदान में दाखिल होकर रेफरी से लड़ पड़ी। खातून का कहना था कि इसके बेटे की टीम के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैंने इसलिए रेफरी की जूत पतांग की है। अजीजी, ये जूत पतांग लिखा हुआ है यार, उधर तो लिखा हुआ है मरम्मत, तो देसी जुबान में मरम्मत को जूत पता नहीं कहेंगे। ये वो वाली थोड़ी मरम्मत है कि थोड़ी छेनी ले आके बंदा मरम्मत कर रहे हैं। यार जेम्स बॉन्ड खूब टांका लगाते हो, आइस हॉकी में जूत पतंग। अब ये तो यकीनी बात है कि मैच है तो एक ना एक टीम ने तो हारना ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन माँ ये बात कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसके लगते जिगर के साथ नाइंसाफी हो रही है। हर हाल में अपने बेटे को माँ तो जीतता हुआ देखना चाहती है। हाँ जी। और यहाँ भी माँ ने जब देखा कि रेफरी मुखालिफ टीम के हक में फैसले देता जा रहा है, अच्छा, उसकी बर्दाश्त से फिर बाहर हो गया। ओए ओए ओए। और मैनू यकीन है कि उन्हें सिर्फ ग्राउंड च नहीं रेफरी ने कुटिया, उन्हें तो महल्ले च जाके भी कुटिया। क्योंकि जो इतनी दलेर और डाढ़ी खतून है जो ग्राउंड में आके सारे तमाशाइयों के सामने फैंटा लगा रही है रेफरी को, उन्हें एडी छेती तो नहीं जान छड़ी होनी। उन्हें बल्कि क्या होना कि मैनू तू एक बार दस सही तू रहना किथे, तू मैनू अज पता दे के जाना तू रहना किथे, तेनू मैं आके तेरे महल्ले च मारना, बल्कि तेरी बुढ़ी नू भी दस के आवांगी कि तेनू किवें कुटे करे। हले तो मैं तेनू आइस ते कुटिया ना, हले मैं तेनू खुश्क जगह ते खड़ के भी कुटना, बल्कि मैं तेनू पानी च खिलार के भी कुटना। तू मेरे मुंडे के खिलाफ फैसले देने हैं। रेफरी ने बेचारे ने बड़ा क्या होगा, मां जी मैं न्यूट्रल अंपायर हाँ, खुदा दा वास्ता जे मैं किसी की रियायत नहीं कर रहा। मगर माई ने नहीं सुनिया होगा, क्योंकि हो जियां खवातीन जड़ियां ने वो तो महल्ले च अपने खामद नूं चुक चुका के तो चंगी बड़ी लड़ाई करा देंदी है। अजीजी, दरअसल कोई भी माँ अपने बच्चे को हारता हुआ देख ही नहीं सकती। भाई जी, असल में सिर्फ वालदा की बात नहीं है, किसी भी खेल को कायदे कानून के ताबे रखने के लिए रेफरी जरूरी है। और वो जिस टीम के हक में फैसला सुनाते हैं, मुखालिफ को फितरी तौर पर बुरा लगता है। और कभी कभार तो ये फिर
तलखी बकायदा बढ़ जाती है और लड़ाई में भी तब्दील हो जाती है। हाँ जी जैसे कुछ लोग हार बर्दाश्त नहीं करते, जी अपने गोगे को ही देख ले। हाय आज कुछ लोग हार नहीं बर्दाश्त करते, ए गोगा हार दे तो लुडो ही पाड़ दिंदा अरे गोगा ते हार जाए तो इस गल ते भी रट्टा पा दिंदा भाई जी, ये सप 99 ते हुंदा, 97 ते किवें आ गया ये सप ही तुहाडे वाले ते मैं ते हारना ही सी। ये तो क्रिकेट में हार जाए तो विकेट ही उखाड़ के ले जाता है। यार तो विकਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਐ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा बाज वक्त तो ये हासे का मंडासा बन जाता है। ये खेलते खेलते जो लड़ाई होती है ये ऐसी ऐसी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाती है कि अल्लामान अल्लाफीज। अच्छा जैसे 1962 में फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो चिल्ली में हो रहा था, अच्छा उसमें मेजबान चिल्ली और दफाई चैंपियन इटली, अच्छा उनके खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े थे और बहुत खौफनाक लड़ाई हुई थी। बहुत मारा था उन्होंने एक दूसरे को। अच्छा चिल्ली वाले मेजबान बनकर अपनी तरफ से शेख चिल्ली वाले ख्वाब देख रहे थे कि असी ऐदगी जीती ही जीती है। हाय लेकिन इटली जब जीतने लगा जी तो चिल्ली के खिलाड़ी ने उधर से एक इटली और इटली के सिर में कट मारी। हाँ हाँ सिर फोड़ दिया उसका। पुलिस बुलाना पड़ गई जी, रौले पै गए, पर्चे कटने शुरू हो गए अगले कि किन्ने सिर पाड़े, इधर ये FIR दर्ज कराओ। ये तो शुक्र है पुलिस देसी नहीं थी पाकिस्तानी, नहीं तो उन्होंने उधर स्टेडियम च चंगे बड़े पैसे बन जाने सर। वैसे जो चिल्ली था वो तो मेजबान था और इटली मेहमान थे। ये चिल्ली वालों की ज्यादती थी जो लड़ाई हुई। और जो आपने वाकया बताया 1962 का, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये फुटबॉल के मैच में अक्सर हो जाती है लड़ाई, आजकल भी हो जाती है लड़ाई। अब फुटबॉल का मैच होता ही बड़ा जोरावर है ना। और वो आधा ग्राउंड पब्लिक होती है, वो बहुत लड़ाई होती है फिर। हाँ जी, ऊपर से एक दूसरे में बज रहे होते हैं, हला लाला टकरो टकरी हुए होते हैं, बहुत जोर लग रहा होता है। एवं तो नहीं ना फुटबॉल के जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, नंबर 1 नंबर 2 अरबपति होते हैं। आपको पता है उनके पास अपनी नवी मोटरसाइकिल होती है। यार क्रिकेट में बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। आपको याद होगा गौरी साहब 1987 में हमारा और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो रहा था। जी। और वो इंग्लैंड के कैप्टन ने हमारे अंपायर जो थे पाकिस्तानी, जी। उनके साथ बदतमीजी कर दी थी, शकूर राणा साहब के साथ। जी। और उधर भी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों मुल्कों की वजारत खारजा को मुदाखलत करनी पड़ी थी। वो तो शुक्र अल्लाह का कि शकूर राणा साहब को भी इंग्लिश बहुत आती थी। और शुक्र है अल्लाह का कि शकूर राणा साहब ठंडे हो गए, नहीं तो जिन्ना उन्होंने गुस्सा चढ़ता सी वो तो बहुत मार दे उन्होंने। और शकूर राणा साहब तो जवान बहुत थे, वो ऐसे लड़ रहे थे। माइक गैटिंग जो थे वो छोटे कद के थे। माइक गैटिंग नीचे से कह रहे थे हमने आपको क्रिकेट सिखाई है? वो ऊपर से कह रहे थे क्रिकेट सिखाई है तो खुद ही गलत कर रहे हो। वो इंग्लिश में कह रहे थे, उर्दू में तो मैं बता रहा हूँ। उतो उन्होंने एक दो छड़ियां भी होंगियां, एक स्कूले नहीं जाता उतो बोलने हैं। दरअसल मैंने देखा कि ये जो गोरे होते हैं ना, इनका एक अपना मिजाज होता है जी क्रिकेट में खास तौर पे। जब मामला तो उनके मिजाज के मुताबिक ना चल रहे हो हाँ जी हाँ जी तो फिर वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जगा लेते हाय और गोरा साहब बन के फिर रोब झाड़ना शुरू कर देते। लेकिन हमारे अंपायर शकूर राणा साहब का मौकफ उस वक्त बिल्कुल ठीक था कि भाई जी आप बल्लेबाज को बताए बगैर फील्डिंग मत बदलो। सही उस बेचारे की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई, लिहाजा वो आगे से उलझ पड़ा कि क्या बात है, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज नॉट। राणा साहब ने कहा मैं तेरे स्पेलिंग आगे पीछे कर देना। बस फिर वो बेचारे माइक गैटिंग के स्पेलिंग आगे पीछे हो गए कि वो आपको थैला साहब याद होगा 87 में ही वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। जब ऑस्ट्रेलिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था तो फाइनल में इंग्लैंड था ना, तो कैप्टन माइक गैटिंग था। माइक गैटिंग ने उल्टी शॉट मारी है, वो क्या ही पकड़ा गया। उसके बाद वो इतनी बात उछली है कि उसके बाद माइक गैटिंग क्रिकेट की दुनिया में आई नहीं। बल्कि मैंने सुना है कि उसके बाद अगर माइक गैटिंग ने सुना ना कि किसी के नाम के साथ राणा लगता है तो फौरी तौर पे उधर से निकल गया।
बल्कि दूर खलो के पूछता रहा कि राणा साहब गए न कि नहीं आले। वैसे शकूर राणा साहब बड़े अच्छे अंपायर थे, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, मतलब अपने फैसलों पे वो डट जाया करते थे। जी 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 जी। अच्छा, अभी पिछले हफ्ते स्पेन की टीम का इटली के क्लब से दोस्ताना मैच था। अच्छा। जिसमें बहस शुरू हुई जो मार कुटाई में तब्दील हो गई। यानी देखते ही देखते वो दोस्ताना मैच जो था वो दुश्मनाना मैच में बदल गया। और जो जुबान से वो बोल रहे थे धड़ाधड़ हाँ जी। लड़ते हुए, उसमें उन्होंने एक दूसरे के खानदानों की खवातीन तक को याद किया। अच्छा, यहाँ एक और मसाल है। जी जी। जब 1956 में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और अंपायर को अपने खिलाफ फैसले देने के रद्दे अमल में अगवा कर लिया गया और अगवा करके होटल ले जाकर पानी की 2 बाल्टियां उसके ऊपर फेंकी गई और बाद में ये कह दिया गया कि ये मजाक किया था। मगर जीजी, मैंने तो ये सुना है कि 1956 की बात है यार, बहुत पुराने हैं तो। यार मैंने भी सुना ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था। सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने भी जो सुनी सुनाई बातें थी वो इकट्ठी करके आपको सुना दी। हद हो गई यार, ये लड़का कौन है? पर आप भी दिल पर ना लेना, उन्होंने मजाक में कहा आपसे। नहीं, मगर इस वक्त हम ऑन ईयर जा रहे हैं। सारे पाकिस्तान को ऐसे पता चल जाएगा 1956 में ये जवान था। अभी तो लड़के मुझे चाचा जी कहते हैं, फिर दादाजी कहना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह ना करे बाजू टूट गया ना तो ये डॉक्टर से प्लास्टर नहीं होगा तुम्हारे बाजू पे। हाँ। इस पे तंदी चढ़ेगी, तंदी। असल मुजरम तो तुम हो। पुलिस हमारे मासूम बच्चों को पकड़ती है, तुम जैसे मैकेनिकों को पकड़ना चाहिए जो वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल तैयार करते हैं। बुजुर्गों, हमें क्यों पकड़े? लोग तो मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, जो उन्होंने इसका काम करवाना था हम उसका काम कर देते हैं, फिर वो जाने और मोटरसाइकिल जाने। ये कौन है जी तीनों बेवकूफ आदमी? जी बिल्कुल, ये तीनों फजूल आदमी हैं। सबसे पहले तो दाएं तरफ ये साहब जो बैठे हैं, ये मोटे मैकेनिक हैं। ये मोटरसाइकिल तैयार करके देते हैं वन व्हीलिंग के लिए, और उनके साथ वो लड़का बैठा है जो वन व्हीलिंग करता हुआ पकड़ा गया है, और उसके साथ उसके वालिद हैं जिन्होंने अपने बेटे को इजाजत दी और उस पर नजर नहीं रखी। मेरा क्या कसूर है इसमें? और ये तो मेरी जनाब वर्कशॉप पर आया है और इसने आके कहा जी मेरी मोटरसाइकिल का ये काम कर दो, मैंने वो काम कर दिए। मैकेनिक साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि लड़का आपके पास बाइक लेकर आया है तो किस मकसद के लिए लेकर आया है। अब इसको वन व्हीलिंग करते हुए अगर ये पकड़ा जाता है, कोई हादसा पेश आता है, तो उसमें बिलवास्ता आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी कसूरवार हैं। बिल्कुल। और भाई साहब, ये पढ़े लिखे लोगों की बातें हमें नहीं आती हैं। हमें तो जो काम आता है हमसे वो करवाएं। अगर मोटरसाइकिल सबसे आगे ना हो तो फिर हमसे कहना। अच्छा मिस्त्री साहब, आपसे फिर पढ़ी लिखी बातें नहीं करते, सादी जुबान में गुफ्तगू कर लेते हैं। फरमाइए। जो नशा करता है वो तो मुजरम है, हाँ। जो नशा बेचता है वो भी मुजरम होता है, बिल्कुल। वो भी उतना ही कसूरवार होता है। एक अगर बेवकूफ बच्चा, कम उम्र बच्चा आपके पास मोटरसाइकिल लेके आता है और आपको भी पता है वो जो काम करवाना चाह रहा है वो वन व्हीलिंग के लिए या रेस लगाने के लिए करवा रहा है, हाँ जी। तो आप उसे क्यों नहीं मना करते? कुछ अकल को हाथ मारो, मैंने नहीं ये काम करना। आप क्यों 4 पैसे लेने के लिए वो काम कर देते हैं? बहुत अच्छे। अगर घोड़ा घास के साथ यारी डाल लेगा तो खाएगा क्या? अगर मुझसे काम नहीं करवाएंगे तो किसी और मिस्त्री से करवा लेंगे, तो फिर लो। काम करवाएं या ना करवाएं ये बात का मसला है, तुम्हारा यही फर्ज है कि तुम वहीं पे इनकार कर दो। नहीं, खैर फर्ज तो आपका भी बहुत कुछ है। आपका वो बेटा है, जब वो बाइक लेके जा रहा है करवाने के लिए काम, आपने क्यों उसको पैसे दिए? हाँ। आप उस वक्त उसे क्यों नहीं पूछ रहे कि ये क्या करवाने के लिए जा रहे हो? बिल्कुल। आपका अगर बच्चा है इतना नासमझ, आप उसे समझते हैं, वैसे तो अच्छा भला समझदार बच्चा है। जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं वो समझदार ही होते हैं ना जी। हाँ। नहीं, उसके बाजू देखें, उसके वो रेस्ट करने वाले बाजू हैं, वो वन व्हीलिंग करता है। और ये भाई साहब जो हैं ये उसको पैसे दे रहे हैं कि जाओ बेटे जाके करवा लो बाइक के हाँ। काम जो करवाने। उस वक्त आपने उसे क्यों नहीं रोका? बिल्कुल। मुझे तो बाबूजी कह रहा था कि मैं मामू की तरफ जा रहा हूँ। तो मामू को उसके जलंधर रहते हैं, आप फोन करके पूछें
आप चूंकि लापरवाह हो चुके हैं, वालिदैन को अब परवाह कोई नहीं है। फिर वो हाँ। मोटरसाइकिल जब लेके आया काम करवा के, जी ये जो रेसों के लिए तैयार करवाते हैं ना जी मोटरसाइकिल, हाँ जी, हाँ जी। उसकी हेडलाइट उतरवा देते हैं, उसके मीटर उतरवा देते हैं, उसका साइलेंसर उतरवा देते हैं, हाय उसको वेटलेस करते हैं ताकि हल्की फुल्की हो जाए और तेज दौड़े। ये सारा कुछ आपने उतरा हुआ देखा तो फिर भी नहीं पूछा बच्चे को हाँ। कि बेटे कहाँ से ये टेंड करवा लाए हो मोटरसाइकिल की। ओ जी मैंने पूछा था, कहने लगा मिस्त्री ने मरम्मत के लिए सारी चीजें उतार ली हैं। और भाई जी आपने टाइम पे अपने बच्चे की मरम्मत की होती ना तो मिस्त्री ये चीजें मरम्मत के लिए ना उतारता। बिल्कुल ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? हाँ। ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाय अरे भाई होश के नाखून लो, असल नुकसान तो तुम्हारा है। सबसे पहले जो है वो बाइक के लिए पैसे खर्च करो, फिर उसके बाद नाके पे पकड़े जाए तो वहां से छुड़वाने के लिए पैसे दो, फिर हवालात में बंद हो जाए तो हवालात से निकलवाने के लिए पैसे दो, और अगर खुदा न खास्ता बात बढ़ जाए, हादसा हो जाए तो फिर हड्डियों के डॉक्टर को पैसे दो। वो जी नुकसानात अलहदा। जब बच्चा भाई घर से निकलने लगा है तो 10 मिनट के लिए मोबाइल की जान छोड़ दें वालिद साहब अगर, हाँ। और पूछें बच्चे को कि कहाँ जा रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जी और फिर बच्चों का आप पूछते ही नहीं है कि जो तुम्हारे दोस्त हैं ये कौन बच्चे हैं। हाँ जी बच्चों की तो उम्र इस तरह की होती जी है, हाँ। लाई लग होते हैं। बिल्कुल। उनको तो कोई शरारती बच्चा कह दे पास हो इंज करने हैं, कहते ओके ठीक है ऐसे ही करते हैं। हाय हाय तो बच्चे ऐसी ऐसी खतरनाक हरकत कर देते हैं आपस में मिले जो होते हैं जब हाँ जी, हाँ जी, जब सही। शरारत के मूड में होते हैं। उनको तो शऊर ही नहीं होता, उनकी तो जिंदगी वो नहीं होती जिसमें को सोचा समझा जाए। बिल्कुल सही। तो वालिद साहब को तो चाहिए ना कि निकलने से पहले उसे पूछे तो सही, या बाइक देख के उसकी पूछे तो सही है इसका क्या खाना खराब करवाया हुआ है, हाँ। क्या करते फिर रहे हो। मगर वो सही कह रहा है गौरी, वालिद साहब ने तो जिंदगी मेरे लग रहा है कि बैठ बैठ के गुजारी है कहीं। हाय जी एक दो मर्तबा कोशिश की है, ये गुस्से से चाबियां फेंक के अपने दोस्त की बाइक पे बैठ के चला गया। ओ वो तो क्यों जरूरत की इतनी, इसने चाबियां फेंक दी। चाबियों के साथ इतने वजन का छल्ला लगा होता है। सीधी बात है यार, तरबियत ही नहीं उसकी ऐसी की हुई बच्चे की कि वो बात सुन ले। हाँ जी पहले ही उसे रोके टोके लाड प्यार एक तरफ करें, वो क्या सियाने कहते हैं, खिलाओ सोने के चमचे से हाँ। और देखो शेर की आंख से। अब ना उसके मुंह में सोने का चमचा पुरान है ना इनकी शेर जैसी आंख है। ओहो देखे जरा भाई साहब, देखे जरा शेर की तरह कैसे देखेंगे। अब भाई डग शेर लगेगा, डग शेर। क्या करें जी, जब दूसरे को बच्चे कर रहे होते हैं तो अपनों को कैसे रोकें। चलो देखे ना जरा, ऐसे वालिदैन जो है ना जी ये बाकायदा बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटे तुमने किसी काम में पीछे नहीं रहना। हाँ तो देखो तुम्हारे पुप्पो के बेटे कैसे कलाबाजियां लगा रहे हैं चलती मोटरसाइकिल पे। हाय वो 2 बाजियां लगा रहे हैं, तुमने बेटे 4 लगानी। हथी खराब करते हैं ऐसे बात। जी हाँ। हाँ जी ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, अपने बच्चे को रोकोगे नहीं तो और कौन रोकेगा। हाँ ये वालिदैन का फर्ज है उनको रोकना, बिल्कुल सही। आप नहीं रोक रहे हैं जनाब इनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं ये भी मैंने बिल्कुल सही कहा कि तुम भी उतने ही मुजरम हो जितना वालिद मुजरम है। हाँ जी। बिल्कुल। पुलिस 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 पुलिस। अरे भाई जी ये उठ के खड़ा हुआ है तो पता चला है बच्चों वाली पुलिस बुलानी चाहिए। ये झूठ बोल रहा है मैकेनिक, जब वो उसके इजाफी पैसे लेते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं जो रेस वाली मोटरसाइकिल होती है। नहीं जी फिर इनको खुद पता होता है जी कि ये वन व्हीलिंग के लिए या रेस लगाने के लिए ये मोटरसाइकिल मुझसे बदलवा रहा है इसकी बिल्कुल। शक्ल। जी 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 तो क्यों करते हो भाई तुम? हाँ जी उसको समझाने की बजाय तुम भी बच्चों वाले हो, बिल्कुल। अपने बच्चों का एहसास करते हुए किसी के बच्चे को भी समझाओ कि बिल्कुल। ना करो बेटे ऐसे, चलो ले जाओ मोटरसाइकिल अपनी। हाँ और भाई मैं मोटरसाइकिल बनाता हूँ, कोई वन व्हीलिंग की तरबियत नहीं देता। और भाई तरबियत असल में शुरू ही तुमसे होती है, ये वन व्हीलर्स की। तुम ही तो इनको बताते हो कि मोटरसाइकिल की शक्ल इस तरह की कर दूंगा कि तुम सबसे आगे जाओगे, हाँ या इस तरह की मोटरसाइकिल की शक्ल बना दूंगा, ऐसे इसे बना दूंगा कि तुम वन व्हीलिंग करोगे तो तुम्हें आधे घंटे तक व्हील नीचे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय नहीं जी नहीं, ये इनकी अपनी इजादात होती हैं। अब देखिए जिस तरह साइलेंसर को इस तरह का बना देते हैं कि जब आप रेस दें तो रेस देने पर बाइक में से आवाज यूं आती है जिस तरह गोलियां चल रही हैं।
फिर पतरी निकाल देते हैं कि जी पतरी निकालने पर जब आप वन व्हीलिंग करेंगे तो चिंगारियां निकलेंगी। ये सारे स्टंट ये खुद करके देते हैं। बिल्कुल, जब छोटे बच्चे आते हैं, कम उम्र बच्चे, तब नहीं इनको पता लगता, उनको भी गाड़ियां तैयार करके देते हैं। अली भाई ये नई जिद्दत है, अगर ये नहीं देंगे तो ग्राहक हम पे कैसे आएगा? देखो ना जरा, मान भी रहा है साथ साथ और इनकार भी कर रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है। हाँ जी। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ने जिस तरह वन व्हीलर्स के लिए 6 महीने की कैद और साथ 5,000 रुपया जुर्माना रखा है ना, जी जी जी। ये जो बाइक बनाने वाले मैकेनिक है ना, अगर ये वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल तैयार करते हुए पकड़ा जाए, कम से कम 1 साल कैद और कम से कम 5 लाख रुपया इनको जुर्माना कर। बिल्कुल, पुलिस पुलिस पुलिस। आप सही कह रहे जी, मैंने तो सिर्फ लेके मोटरसाइकिल खड़ी की थी, बाकी सारी चीजें तो इन्होंने खुद की हैं। मुझे कह रहे हैं कि अब देखना मोटरसाइकिल भागेगी कैसे। नहीं तो तुम्हें जरा डर नहीं आया कि अगर मोटरसाइकिल तेज भागेगी तो ऊपर बैठे हुए मेरा क्या बनेगा? या जब बैठते हो तो अपने आप को रस्सी बांधते हो मोटरसाइकिल के साथ? ओ वन व्हीलर भाई, तुम खुद भी तो सोचो, अल्लाह ना करे बाजू टूट गया ना तो ये डॉक्टर से प्लास्टर नहीं होगा तुम्हारे बाजू पे। इस पे तंदी चढ़ेगी, तंदी। देखो किस तरह मुझे जलील करा रहे हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी दोनों अम्मियों को मोटरसाइकिल पे बिठा के घूमता रहा हूं, मुझे आज तक वाल्टन ने नहीं रोका। वाह, क्यों जी? अब पता चल रहा है आपको कि ये कैसा वालिद है। जेड़ा आप ही दोनों अम्मियों को बिठा के घूम रहे हो, उन्हें बच्चे नु की मोड़ना है, और ऊपर से कह रहा है मुझे किस तरह जलील करवा रहे हो। तो और क्या जनाब, मुझे सारा मोहल्ला मलक साहब, राणा साहब, ख्वाजा साहब, भट्ट साहब, डार साहब। और तो तुम सीधी तरह सबको बताते क्यों नहीं कि तुम मुसल्ली होते हो? नाज़रीन के साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लिफ्ट खुली है, मैं बीच में से निकला हूँ आहा, और मैं मेहमान खसूसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओ हाय अम्मी जी बहू कह के दौड़ गया। अली मुमताज साहब, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। वाह, इस ख्वाब का क्या मतलब है? वाह 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 वाह, इस ख्वाब का मतलब ये है कि जिन्हों जिन्हों अवार्ड मिले है ना, वो अपने अवार्ड संभाल के रखन, गोगे ने चुक लेना ये अवार्ड। भाई साहब, ख्वाब का रिजल्ट हमेशा उल्ट होता है। ये जो तुम्हें ख्वाब में अवार्ड मिल रहा था ना, इसका मतलब है तेनू कुट पहना ली। वैसे मैं तो ये सुन के ही हैरान हुआ हूं कि गोगे को ख्वाब भी आता है। जो सोया हुआ ये जिस कदर ऊंचे खराटे लेता है, ਇਹਦੇ नेड़े ते घर दा कोई जी नहीं आंदा, ते ख्वाब किथों आ गया? अली साहब यकीन करो, जिस कमरे च गोगा सौंदा ना, उत्थे जरा जी हवा नहीं आउंदी ते ख्वाब इनू किथों आना? गौरी भाई, उसको कमरा ना कहें, वो मेरा खिलवत कदा है। वाह वाह वाह, ए नेमत कदा रेस्टोरेंट तो इन्हें सोचे जा। खिलवत कदा, यानी आप देखें कि कितनी दिलेरी से कह रहा है मुझे ख्वाब आया है। ख्वाब किथों यार तेरे नेड़े लगना है? इसको जगाने के लिए घर वालों ने लंबा बांस रखा हुआ है, तो कमरे से बाहर खड़े होके ना तो इसको इसकी वक्की में बांस मार के जगाते हैं, और ये जब अंगड़ाई लेके उठता है ना तो शल्फों पे पड़ी हुई चीजें नीचे गिरती हैं। बाहर फिर रौला पै जाता, उठ पिया जी, उठ पिया जी। भाभी छोटे बच्चे परा ले जाती है, इधर हो जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ है। और यार मेरे ख्वाबगाह की जान छोड़ो, इस तरफ तवज्जो दो कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। वाह, अच्छा ये तो बताओ कि अवार्ड पे नाम किसका लिखा हुआ था? अरे भाई, अगर गोगे के हाथ में अवार्ड है तो फिर नाम भी गोगे का ही उस पर होगा ना। और सर जी, सच्ची बात तो ये है कि मैंने गौर से नाम नहीं देखा, मगर मेरी आंख खुल गई थी। उस वक्त मैंने घड़ी पे वक्त देखा, सुबह के 4 बजे हुए थे। और सियाने कहते हैं कि जब फजर के वक्त ख्वाब आता है ना, उसकी तबीर सच्ची होती है। जी, अन्नी बात तो गोगे की बिल्कुल ठीक है, सहरी के वक्त का ख्वाब तो सच्चा होता है। अच्छा, चाहिए बताओ गोगे के अवार्ड किस शक्ल का था? किसी एक काले से बंदे का स्टैचू बना हुआ था। अच्छा। और उसके दोनों हाथ ऐसे थे। काले रंग का किसी बंदे का स्टैचू था और उसने हाथ भी ऐसे किए हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। लो जी, मैं ताबीर समझ गया हूं। वाह, गौरी दा 2000 वापस कर दे, इन्हें तेनू किसी दिन हिट मारनी।
यार तुम लोगों को जेलस होने की बजाय मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए थी। और तुम्हें अवार्ड किस बात का मिलना है? कौन से शोबे में तुमने खिदमत सर अंजाम दी? अब कुछ तो बताओ ना कि मैंने जी हेल्थ के महकमे में मैंने बड़ी खिदमत की हुई है। मैं रोजाना अस्पतालों में जाता था और जाके वहां मरीजों के फ्रूट खा जाता था। या मैंने फूड के महकमे में बहुत काम किया है, बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं दरबारों पे जाके लंगर वाली लाइन सीधी कराता था। गौरी भाई कुछ तो बताना पड़ेगा ना। या तुमने टेररिज्म के खिलाफ बड़ा काम किया है, दहशतगर्दी के खिलाफ। तुम्हें कहीं बम पड़ा हुआ मिला और तुम उठा के खा गए हो बम। और बम मैदे में खुद ही डिफ्यूज हो गया है। और यार कहने का मतलब ये है कि अवार्ड या तो किसी बहादुरी पे मिलता है, वो सानू पता है बहादुर तू कितना खूह है। ताड़ी गली च कुत्ता बैठा हुए तो तू 2-2 दिन घर नहीं जाता। फोन करके भरजाई को पूछ रहा होना वो कुत्ता गया कि नहीं हले। भरजाई कहती गया सी अद्धे घंटे वास्ते, मैं किन्नी देर तुहानू फोन मिलांदी रही हूं, मिले ही नहीं तुहाडा फोन। वो फिर आगे उत्थे ही बह गए। आर्ट से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल अजीजी, आर्ट वाला तो इसका खोमड़ ही नहीं है। चलो तुसी ले लो फिर ऑस्कर अवार्ड। यार तुम सब मिलकर उसे क्यों बेचारे को तंग कर रहे हो? उसको एक ख्वाब में अवार्ड मिला है, मैं सोच रहा हूँ अगर उसे असल में मिल गया तो फिर उसका क्या असर होगा? यार मैंने आप लोगों को ख्वाब क्या सुनाया, आपने तो मुझ पे तशद्दुद शुरू कर दिया। मगर यार कहने का मतलब ये है कि कुछ बताओ तो सही ना, किस बहादुरी पे तुम्हें मिला है? बहादुरी पे भी नहीं मिल सकता ना ही तेनू किसी जहानत ते मिल सकता है। क्योंकि जहीन तू एडा गूं है कि तरबूज काट के तू छिलके अंदर रहन देना ते तरबूज बाहर छोड़ देना। ना ही तेनू मॉडलिंग ते अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि तू फर्श ते लम्मा पिया होवे तो लगदा जिवें समंदर चों वेल मछली निकली। ना तेनू कोई फैशन डिजाइनिंग ते मिल सकता है, क्योंकि जो कोई दवे तू पा लेना है। ना तेनू मदर टेरेसा अंगर इंसानियत दी खिदमत ते मिल सकता है, क्योंकि तू अपने बच्चियां को खाना चुक के खा जाना है। गेमां तो जड़ियां खेडना है उन्हां दे अवार्ड मिल नहीं सकता। ना बांदर किले ते मिल सकता है, ना कोकला छपाके जुमेरात ते मिल सकता है, ना कड़मास घोड़ी ते मिल सकता है। यार मजदूर समझ के दे गए ने मैनू। तुसी अवार्ड किस हाल च लैन गए सो? और मैं जेड़े मर्जी हाल च जावां, तुसी हर हाल दे विच मैनू अवार्ड लैन नहीं देना। गोगे यार हमें तो खुशी होगी तुम अवार्ड लोगे तो, वाह। मगर बताओ तो सही ना कि किस कैटेगरी में, किस शोबे से, किस कारकर्दगी पे मिल रहा है? मैं उल्टबाजी ला के दिखाई सी। ले तू इत्थे उल्टबाजी ला, मैं तेनू हुणे अवार्ड देना। मेरे को सीधी बाजी नहीं लगती, तू उल्टबाजी कह। अच्छा मुझे ये बताओ कि ऑडियंस किस किस्म की बैठी थी? गोरे बैठे थे या पाकिस्तानी? खाली हाल सी, एक अवार्ड देने वाला सी, एक मैं सन लैन वाला। यार गोगे तुम तो गुस्सा कर रहे हो, हम तो पूछ रहे हैं। हाँ जी। बताओ तो सही ना हमें। या तो कहने जी मेरी फलां फिल्म रिलीज हुई है, हाँ बिल्कुल। वो भी हमें पता है। फिल्म तुमने एक ही की हुई है, वो तुम्हारी शादी वाली फिल्म है। हाय। ते जड़ियां बकाया कीतियां ने वो सारियां चिट्टियां हो गईयां ने। केड़ी फिल्म च अच्छा अच्छा लागो रे तेरे दे पिक्चराइज होया है? या चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, सैया जी तू सै ओदे च। या तू किसे हीरोइन नु कहा सी सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन। मेरे अवार्ड नू नहीं मनन डे, मेरी फिल्मां नू किस तरह मनोगे? एक तेरी मैं वीडियो वेखी है बस, जो कह रहे तू आने दा गिलास बई, आने दा गिलास, आने दा गिलास। शुक्र है एदी याददाश्त आ गई वापस। यार बस करो ना, करो तंग उसे। अच्छा गोगा जी, अब आप और मैं बात करेंगे 1 to 1। मुझे ये बताएं ये ख्वाब आपका शुरू कैसे हुआ था? बस जी एक बड़े खराटे दी आवाज आई है ते दा ख्वाब स्टार्ट हो गया। अली साहब हुआ कुछ यूं है जी कि मैंने खाना खाया और मैं लेट गया। वाह रे वाह, ये कौन सी नई बात है? ये तो तुम जब भी खाना खाते हो लेट जाते हो, क्योंकि पेट का वजन ही इतना बढ़ जाता है कि वो खुद ही नीचे गिर जाता है। अच्छा गोगे खाना खा के तुम लेट गए, आगे सुनाओ यार। अली साहब यूं ही मेरी आंख बंद हुई है, मैं क्या देखता हूं, एक बहुत खूबसूरत सा हाल है। वाह लोग गचा गच उसमें भरे हैं। वाह वाह वाह, गचा गच पहली बारी सुनिया जी। खचा खच ते भरिया देखिया सी।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਨੂੰ ਗੱਚਾ ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਨਾ वाह बहुत अच्छी ख्वाब में नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। हाँ गचा गच है या खचा गच है नहीं पता। अच्छा ड्रीम है ना, ड्रीम, हकीकत तो नहीं है ना, ड्रीम है, वाह 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 चल रहा है। दिखा भी रहे हैं ड्रीम की तरफ ही। फिर आप जैसा एक हैंडसम स्मार्ट माइक लेके आया इंसान, उसने अनाउंसमेंट की है कि अब अवार्ड लेने के लिए तशरीफ लाते हैं मोहम्मद रमजान उर्फ गोगा जी। शोरो गोगा पड़ गया हाल में, वाह वाह वाह। लोग हलचल में आ गए, इधर उधर देख रहे हैं किधर से आना है। यानी तुम्हारा पूरा नाम लिया उसने। जी बस पर वो अवार्ड नहीं था, ज़कात थी। तुमने लेने देना है या नहीं? नहीं नहीं ये तो बताओ कि वो जो शोरो गोगा पड़ गया हाल में अनाउंसमेंट के फौरन बाद वो लोग कंपेयर को मारने के लिए दौड़े या तुम्हें दाद दे रहे? फूल पत्तियां फेंकने के लिए मेरी तरफ देख रहे थे कि किधर से आ रहे हैं स्टार। वाह वाह वाह। तो मुझे लिफ्ट के जरिए नीचे लाया गया। यार छोड़ दो, ये बताओ कि लिफ्ट से तुम्हें नीचे ला रहे हैं तो लिफ्ट नीचे तक पहुंच गई या रास्ते में टूट के गिरी? नहीं तो लिफ्ट में तुम्हें लेके क्यों आए? तुम्हारी टांगे टूटी हुई थी। और भाई स्टार को ऐसे ही लेके आते हैं। अभी स्लो मोशन में लिफ्ट नीचे आई है, लोगों ने फूल पत्तियां ने शुरू कर दी। वाह अभी लिफ्ट खुली नहीं, मैं बाहर नहीं निकला। खुली नहीं, अब फंस गई थी लिफ्ट। और भाई अभी तो मैं निकला ही नहीं हूँ लिफ्ट से। अच्छा अच्छा अभी वाह। क्या फिर और आला ये खुद लिफ्ट के अंदर है तो अंदर से पता नहीं कैसे इसने देख लिया बाहर लोग फूल पत्तियां फेंक रहे हैं। यार शीशे की लिफ्ट थी, सब कुछ नजर आ रहा था मुझे। शीशे की लिफ्ट थी और तुम उसमें थे और वो फिर भी नहीं टूटी। वाह यार ना करो, गोगा आगे सुनाओ। लो जी मैंने लगता है अली मुमताज ने इन्हें अवार्ड दुआ किया। अली साहब लिफ्ट खुली है, मैं बीच में से निकला हूँ आहा और मैं मेहमान खसूसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओ हाय अम्मी जी बहू कह के दौड़ गया। नहीं यार, मेहमान खसूसी ने मुझे अवार्ड पकड़ाया है और मेरी आंख खुल गई और मैं क्या देखता हूँ कि आपकी भाभी मुझे बिजली का बिल पकड़ा रही। वाह। उन्हें क्या इन्हू जमा करवा के आ, अज दी आखिरी तरीक है। क्यों जी ए अवार्ड मिले जी नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।